मैकेनिज्म एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एंटीबायोटिक्स के बारे में बताना चाहिए। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करे या सप्रेस करे। तो वो क्या कराते हैं, अपने एंटीबायोटिक्स कराते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक बैक्टीरियोसिडल होते हैं, एक बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। सीडल क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या बैक्टीरिया को किल करें, और बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं जो इनको सप्रेस करे बैक्टीरिया की ग्रोथ को। इसके बाद में इसका अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन के अंदर मेनली क्या रहता है, इसके मैकेनिज्म एक्शन के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे नाम से ही कंफर्म देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है केमिकल नेचर के हिसाब से, दूसरा मैकेनिज्म एक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो अपन क्या है मैकेनिज्म एक्शन के हिसाब से इसको देखते हैं। मैकेनिज्म एक्शन के अंदर पहला आता है अपना इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। इसके अंदर आता है अपना पेनिसिलिन है, सिफलोस्पोरिन है, साइक्लोसेरिन है, एंकोमाइसिन है, बेसिट्रासिन है। लेकिन ये आप क्लासिफिकेशन याद करने से पहले अगर आपको क्लासिफिकेशन ध्यान में है किसी भी ड्रग का, तो वो आप अपना क्लासिफिकेशन देखिए, और ये क्लासिफिकेशन अगर आपको ईजी लग रहा है तो आप इसमें से कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड अपना कोज लीकेज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड्स। इसके अंदर आता है आपका पॉलीमैगजीन है, कोलिस्टिन है, बेसिट्रासिन है, और आपका पोलेन डेरिवेटिव्स है। उसके बाद आता है आपका इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। उसके अंदर आता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, इथ्रोमाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है। इसी तरह से एमआरएनए बेस्ड परमेबिलिटी के लिए अमीनोग्लाइकोसाइड है, तो स्ट्रिप्टोमाइसिन है और जेंटामाइसिन है। उसके बाद में अपना आता है इनहिबिट डीएनए गायरेज के अंदर आपका फ्लोरोक्विनोन है और सिप्रोफ्लोक्सासिन है। तो ये क्या आते हैं आपके डीएनए गायरेज इनहिबिटर के अंदर, ये इनका मेन मैकेनिज्म एक्शन रहता है। उसके बाद आता है इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन में आता है आपका रिफाम्पिसिन है, मेट्रियोनिडाजोल है। उसके बाद आता है इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस आइडोक्सिविडिन, एसाइक्लोविर और जुडोविडिन। उसके बाद आपका आता है इंटरफेरेंस विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म सल्फोनामाइड, सल्फोन्स, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, ट्राइमिथोप्रिन और पायरिमिथामाइन, इथाम्बिटोल्स। ये कुछ एक मैकेनिज्म एक्शन के बेसिस पे क्या रहता है, अपना क्लासिफिकेशन रहता है। इस तरह से क्या हुआ, ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब क्या करते हैं अपन, क्लासिफिकेशन होगा, डिफाइन कर दिया इसको। अब मेन मैकेनिज्म एक्शन पूछ रहा है पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलिन का अपन क्या मैकेनिज्म एक्शन देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आया था, वो क्या करते हैं सेल वॉल का जो सिंथेसिस जो होता है, उस सिंथेसिस को क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं। ये क्या होते हैं, अपने सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। और क्या है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। और जो पेनिसिलिन होता है आपका, पेनिसिलिन भी आगे सब डिवाइडेड होता है, और ये बीटा लैक्टम की क्लास के अंडर में से बिलोंग करता है। जैसे इसका मोनोबैक्टम है, डाइजोबैक्टम है, सिफलोस्पोरिन, ये सारे के सारे केस में बीटा लैक्टम रिंग होती है। तो ये बीटा लैक्टम रिंग होती है बैक्टीरिया की, उस बैक्टीरिया की बीटा लैक्टम रिंग को क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा, और जिससे क्या उसकी ग्रोथ होनी हो पाएगी, बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अब क्या है, पेनिसिलिन क्या है, नेचुरल पेनिसिलिन है, तो इसकी 1 ग्राम है, 1 मिलीग्राम है, वो 1667 यूनिट के इक्विवेलेंट में होती है। अब क्या है आपका, ये मेनली नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। तो ये क्या करता है, बीटा लैक्टम की रिंग को जैसे अपन ने बताया इनहिबिट कर देगा, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो इनहिबिशन हो जाती है। ये क्या करते हैं, मेनली जो एसिड स्टेबल और दो टाइप के नेचर के होते हैं, एसिड स्टेबल और एसिड अनस्टेबल। एसिड स्टेबल के अंदर आता है जिसको आपको एमिनो पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ये कहते हैं आपके एसिड स्टेबल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसका थेरेपेटिक यूज है वो बैक्टीरियोसाइटिक एक्टिविटी और बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी दोनों में इसका अपन यूज करते हैं। और अपना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट हो सकता है डायरिया है या एलर्जिक रिएक्शन है, इस तरह के क्या है इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब इसके यूजेस की बात करें तो बीटा लैक्टम को क्या है, गोनोरिया की डिजीज के अंदर ट्रीट करने में, सिफिलिस में, स्ट्रेप्टोकोकाई में, तो इस तरह से क्या है अपन इसको यूज करते हैं। और साइड इफेक्ट की जब अपनी बात हुई है कि मेनली क्या करते हैं, ये एलर्जिक एक्टिविटी कोज करते हैं। ठीक है, डायरिया की कंडीशन भी इसके दौरान कोज हो जाती है। तो ये अपना क्या रहा, मैकेनिज्म एक्शन रहा, यूज रहे, साइड इफेक्ट रहे, और सब कुछ अपने इसके दौरान एंटीबायोटिक्स का कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन अपना शुरू होता है, डिफाइन सल्फोनामाइड एंड क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ यूजेज एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या अपने को सल्फोनामाइड के बारे में पता होना चाहिए। सल्फोनामाइड क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, और ये सिमिलर स्ट्रक्चर होती है सल्फोनिलामाइड के, जो क्या करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके अंदर तो क्या रहता है, अपना सल्फोनिलामाइड में क्या है SO2 होता है, और अपने जो अपना सल्फोनामाइड है उसके अंदर क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये उसकी स्ट्रक्चर को सिमिलर होने की वजह से पहचान नहीं पाता है, और उसके अंदर इंटरफेरेंट कर देता है, और जिसकी वजह से क्या है बैक्टीरिया की सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेनली इसका मैकेनिज्म एक्शन रहता है वो क्या रहता है, पापा अपटेक रहता है 4 अमीनो बेंजोइक एसिड्स का, इसकी वजह से क्या होता है या अपन इसको यूज करते हैं। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में इसका आता है शॉर्ट एक्टिंग में सल्फा डायजीन है, इंटरमीडिएट में है सल्फा मिथाक्साजोल है जो 8 से 12 घंटे तक रहता है, सल्फा मोक्सोल है। उसके बाद में लॉन्ग एक्टिंग आता है 7 डेज तक, सल्फा डॉक्साइन है, सल्फा मिथो
पायरोजोन है। उसके बाद में स्पेशल पर्पज के लिए सल्फोनामाइड है, वो सल्फासीटामाइड है, सोडियम सल्फासेलाजाइन है, मिफेनाइड है, सिल्वर सल्फाडाइजिन है। तो इस तरह के अपन क्या है क्लासिफिकेशन सल्फोनामाइड का करते हैं। उसके बाद में एक एक करके इसका छोटा सा क्लासिफिकेशन को अपन क्या है अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में और यूजेस के बारे में देख लेते हैं। तो यूज में अपन इसको क्या है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में यूज करते हैं। जो आपका सल्फासीटामाइड है वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में यूज होता है। आई ड्रॉप्स वगैरह के अंदर सल्फासीटामाइड यूज किया जाता है। उसके बाद मिफेनाइड है जो स्पेशल पर्पज के लिए या बर्न ड्रेसिंग में यूज किया जाता है। उसी तरह से क्या आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो सल्फासेलाजाइन के यूज किया जाता है। क्लोरोक्विनोन्स भी है, ये भी कॉम्बिनेशन में सल्फाडॉक्सिन और पायरिमिथामाइन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो इस तरह से क्या अपन इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। फोटोटॉक्सिसिटी होती है धूप के अंदर एलर्जी होती है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करता है जिससे क्या होती है एलर्जी कॉज होती है पर्सन को। क्रिस्टल यूरिया की फॉर्मुलेशन भी होती है जिसकी वजह से क्या है आपकी किडनी में स्टोर होने लग जाते हैं सोडियम और वाटर की क्रिस्टलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है क्रिस्टल यूरिया है कि क्रिस्टल के पार्ट्स बन जाएंगे आपकी किडनी में। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या एक्सेस मात्रा में उसको वाटर देना पड़ेगा। और बच्चों में क्या है कर्निसिटस नामक का एक डिजीज हो जाती है जिसमें क्या रहता है मेंटल रिटार्डेशन होता है और बाइल पिगमेंट का स्टोरेज होने लग जाता है। तो इस तरह से क्या इसके साइड इफेक्ट देखे, अपने यूजेस देखा, आपने इसका क्लासिफिकेशन देखा, मैकेनिज्म क्या रहता है पापा को अपटेक करता है और अपन ने इसको कम्प्लीटली इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन को अच्छे से किया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिफाइन डायरेटिक्स, क्लासिफाई देम एंड गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड लूप डायरेटिक्स के बारे में, इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन को अपन इजीली कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले कि अपने को डायरेटिक के बारे में पता होना चाहिए कि डायरेटिक्स क्या काम करते हैं। तो डायरेटिक्स क्या करते हैं, ये नाइट्रियोटिक्स भी बोला जाता है इनको। और ये क्या करते हैं यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, जो आपके सोडियम और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ठीक है, उस रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं ये इनहिबिट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या यूरिन का फ्लो है वो यूरिन की वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, फॉर्मेशन बढ़ जाता है। फॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो एक्सक्रीशन है वो उसका भी वो भी बढ़ जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसका क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से डिफरेंशिएटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अपना हाई सेलिंग लूप डायरेटिक। हाई सेलिंग लूप डायरेटिक में आता है आपका ये क्या करता है सोडियम और पोटेशियम के जो क्लोराइड का जो को ट्रांसपोर्ट होता है उसको इनहिबिट कर देता है। उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है आपकी सल्फोनाइल डेरिवेटिव आते हैं, उसके अंदर फ्लोसामाइड आता है, बुमेटानाइड आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है फिनोक्सिलेट एसिडिक डेरिवेटिव में इथाकार्निक एसिड आता है और ऑर्गेनोमर्क्यूरियल में आता है मार्सेलल। तो ये क्या आपका हाई सेलिंग लूप डायरेटिक्स आता है जो अपने क्वेश्चन के दौरान पूछा हुआ है। तो अपन को इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आप इसको ध्यान में रखिए। फ्यूरोसामाइड, टॉर्सामाइड, इथाकार्निक एसिड, बुमेटानाइड्स और फेमोटानाइड्स, इस तरह से आप इसको याद करते हो हाई सेलिंग लूप डायरेटिक्स में। तो जो क्या करते हैं पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड का को ट्रांसपोर्ट होता है आपस में एक दूसरे का को ट्रांसपोर्टिंग होती है, उसको इनहिबिट कर देते हैं ये। तो ये आपका क्या रहेगा इसका मेन मैकेनिज्म रहता है। उसके बाद में अपनी बात आती है मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स में। मीडियम एफिकेसी इसमें क्या करते हैं ये इनहिबिट करते हैं किसको सोडियम और क्लोराइड के संपोर्ट को। तो उसको क्या करेंगे कौन सी ड्रग होती है इसके अंदर आपके थायराइड टाइप डायरेटिक्स होते हैं जो भी क्लोरथायराइड है, हाइड्रोक्लोरथायराइड है, बेंथायजाइन है, इस तरह के जो क्या है इसके अंदर प्रोडक्ट सारी की सारी क्या होगी इसके अंदर मीडियम एफिकेसी के अंदर यूज की जाती है। तो इस तरह से अगला आता है अपना थायराइडिक लाइक में आता है क्लोरथायराइड, मिटोलाजोन, जिपामाइड और इंडेपामाइड, ये आते हैं इसके मीडियम एफिकेसी में। थायराइड लाइक जैसे थायराइड की तरह ही एक्टिविटी करते हैं, जैसे क्या करेंगे वो इनहिबिट करेंगे सोडियम और क्लोराइड के सिंपोर्ट को। तीसरा अपना आता है वीक और अर्जेंट डायरेटिक। वीक डायरेटिक में आता है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है आपका एसिडाजोलामाइड और पोटेशियम स्पेरिंग में आता है आपका स्पायरोनेक्टोन और अमिलोराइड साइड ट्राइएमेट्रिन्स। और उसके बाद आता है अपना ऑस्मेटिक डायरेटिक्स। ऑस्मेटिक डायरेटिक में आता है आपका मैनिटोल, आइसोपिड और ग्लिसोल। एक्जेंटिक में आता है आपका थियोफाइलिन्स। तो ये क्या है इनका अलग अलग मेन मैकेनिज्म रहता है। वीक डायरेटिक्स से जैसे आपको पता चल रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज है तो ये किसमें ग्लूकोमा वगैरह के ट्रीटमेंट में काम में आता है एसिडाजोलामाइड से। जो पोटेशियम स्पेरिंग ये क्या है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट होते हैं उनमें क्या करता है पोटेशियम की कंडक्शन की रिक्वायर होती है तो उसको पोटेशियम को स्पेयर करके रखता है। इसी तरह से क्या अपन इसको आगे कंप्लीट करते हैं, ये इसका क्लासिफिकेशन हो। अब इसके अपन यूजेज है और साइड इफेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि आपको इससे पता है कि डायरेटिक्स किस में लिए ले रहे हैं कि यूरिन अपने को वाटर की वॉल्यूम है वो बॉडी से आउट करनी है, तो किस में काम में आएगा एडिमा में आएगा। एडिमा किस में सेरिब्रल एडिमा और पल्मोनरी एडिमा दोनों में अपन इसको यूज करते हैं। खास करके पल्मोनरी एडिमा में अपने लूप डायरेटिक्स है वो यूज किया जाता है। उसके बाद में हाइपरटेंशन के अंदर भी इसको डायरेटिक का यूज करते हैं। फूड पॉइजनिंग हो जाए उसके अंदर भी है, ग्लूकोमा है आपका उसके अंदर भी इसको अपन क्या है अच्छे से यूज करते हैं, जो इंट्राओकुलर प्रेशर को क्या है आई का कम कर देता है। अब इसके अपन साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट क्या करेगा ये साइड इफेक्ट मेनली जो अपने लूप डायरेटिक की बात करें तो ये क्या होगा लूप डायरेटिक हो चाहे थायराइड हो ये क्या करेंगे पोटेशियम जो आयंस है
उनके लेवल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम की कमी हो जाती है और हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, अपने हाइपोनेट्रीमिया भी बोल सकते हो आप। जिससे क्या होगा, ये अपने हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन कोज करेगा, जिसको अपन हाइपोयूरिसीमिया और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा और गाउट की डिजीज हो जाती है। तो इसको अपन क्या है, इस तरह की एक्टिविटी अपन क्या है डायरेटिक के साइड इफेक्ट्स वगैरह में और यूजर में अपन ने जाना कि डायरेटिक्स किस तरह से एक्टिविटी अपनी करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिफाइन एंटी एंजाइनल ड्रग, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। तो एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होती है, जैसे आपको पता है कि आपकी जो वेन्स होती है उस वेन्स के अंदर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसके अंदर बाइंड हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या है उसके अंदर क्लोटिंग जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या आपकी ब्लड वेन्स है वो नैरो हो जाती है, तो उसके अंदर क्या ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती है अपनी बॉडी को, तो इस वजह से क्या है उस डिजीज को क्या बोलते हैं अपन, एंजाइना बोलते हैं। तो दो तरह की होती है, क्लासिकल होती है, एक वेरिएंट होती है। वेरिएंट के अंदर तो क्या होता है, किसी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं होता, जबकि क्लासिकल एंजाइना होती है उसके अंदर क्या रहता है, आपका ब्लॉकेज रहता है। तो इसको क्या है एंजियोप्लास्टिक सर्जरी के द्वारा क्या है अपन इसको रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है इसकी इस तरह की अगर डिजीज हो जाए तो इससे अपन क्या है नाइट्रेट लेते हैं। तो नाइट्रेट क्या करती है, नाइट्रेट ट्रीटमेंट किया जाता है। नाइट्रेट क्या करेगी, नाइट्रेट के दौरान इसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग के अमाइल नाइट्रेट है, नाइट्रोग्लिसरीन है, या लॉन्ग एक्टिंग में आपका आइसोर्बिड है, मोनोनाइट्रेट है, डाइनाइट्रेट है, तो ये क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ये क्या करेंगे, जो आपका साइक्लिक एएमपी है उसकी फॉर्मेशन को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, जिससे क्या होगा वो रिलैक्स हो जाएगी, आपकी जो सेल्स है वो जो वेन्स है वो आपकी रिलैक्स हो जाएगी, जिससे क्या है इजीली क्या है फॉस्फोरस रिमूव होना शुरू हो जाता है और आराम से उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अब इसका क्या है यूज किस में, जैसे अपन को पता चली गया, तो एंजाइना का किस में यूज हो रहा है कि अपना उसको क्लासिकल या वेरिएंट एंजाइना में यूज हो रहा है। ठीक है, तो अपन मेनली इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जिसको नाइट्रोग्लिसरीन को ईसोफेगल में है, उसके बाद में आपका बिलियरी कोलिक पेन हो रहा है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, या साइनाइड पॉइजनिंग वगैरह है, तो इसमें क्या अपन नाइट्रेट की टेबलेट को यूज कर सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें नाइट्रेट की टेबलेट की, तो क्या रहता है, हेडेक कोज करता है, मंडे डिजीज बोलते हैं जिसको, टॉलरेंस डिपेंडेंस होती है, हाइपोक्सिया होता है, ठीक है, मेथामोग्लोबिन की कंडीशन हो जाती है, इसमें हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया की कंडीशन कोज करता है, मतलब बार बार क्या करता है बीपी बढ़ने की इसके अंदर एक्टिविटी कोज होती है। तो इस तरह से क्या अपन नाइट्रेट के मैकेनिज्म एक्शन के बारे में जाना। उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन देखें सेकंड में, तो इस आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में आपके जैसे आपका एटिनोलोल है, मिटोप्रोलोल है, प्रोपेनोलोल है, ये क्या आपके कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इसकी लो डोज क्या करती है, आपकी बीपी है उसको कम कर देती है, ऑक्सीजन की नीड है उसको बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा एंजाइना अटैक आने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन ये रहता है बीटा ब्लॉकर का। क्या करती है, दोबारा सुनिए, ऑक्सीजन की नीड है उसको क्या करेगी, बढ़ाएगी, जिससे क्या एंजाइना का अटैक आना बंद हो जाता है। उसके बाद थर्ड आता है अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, जो आपकी ब्लड वेसल होती है उसको क्या करते हैं डायलेट करते हैं, जैसे आपका डायल्टिजम है, विरापामिल है, एम्ब्रोडिबाइन है, तो ये क्या करेंगे आपकी ब्लड वेसल को उसको डायलेट कर देंगे, जिससे क्या ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन वेसो डायलेशन बोलते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेनली किस में यूज होता है, आपकी बिलियरी कोलिक पेन वगैरह में है, और मॉर्फिन की वजह से अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसके अंदर भी अपन क्या है अपन नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अपन क्या है यूजेस का अपने को पता चला कि इसमें ईसोफेगल में हुआ, बिलियरी कोलिक पेन में हुआ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में हुआ, ठीक है, सीवियर पेन वगैरह है अपना माइकार्डियल इन्फेक्शन का, या कार्डियक अस्थमा वगैरह हो रहा है, तो उसमें क्या अपन इसको यूज करते हैं। लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आता है कुछ कई जगह, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा की डिजीज, उसमें अपन क्या है ये अपन नहीं दे सकते हैं, कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह है। उसके बाद में क्या है अपना कोलिक पेन्स वगैरह है, तो उसके अंदर अपन नहीं दे सकते हैं, हेड इंजरी वगैरह के अंदर क्या नहीं दे सकते हैं, इस कंडीशन में क्या अपन मॉर्फिन यूज करते हैं। इसके बाद अपना आता है मेन साइड इफेक्ट्स के बारे में, जैसे हेडेक है, टॉलरेंस की कंडीशन हो जाती है, डिपेंडेंस हो जाता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन है, कई बार रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया की कंडीशन भी कोज करता है। तो इस तरह से क्या है अपन इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसके साइड अब देखो अपन ने क्या जाना, इसका मैकेनिज्म एक्शन देख लिया अपन ने, क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिया, एंजाइना होती क्या है इसके बारे में भी जान लिया, कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जान लिया, यूजेस के बारे में जान लिया। तो इस तरह से क्या अपना कमीशन है वो एक तरह से बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट होता है। अपना अगला क्वेश्चन जरूर होता है राइट नोट ऑन थेरापेटिक यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एनी4। तो अपन अलग अलग सबके बारे में, जैसे क्लोरोक्विनोन अपन पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा था, एंटी मलेरियल के अंदर पढ़ा था। क्लोरोक्विनोन किसका डेरिवेटिव है, 4-अमीनोक्विनोन का डेरिवेटिव है। दो टाइप क्लास होती है, क्लोरोक्विनोन, अमोडिक्विनोन। करते क्या है, ब्लड स्टेज पे जो पैरासाइट है उनको क्या करते हैं स्प्रेस करते हैं, वॉल्यूम ड्रग का है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है अपनी जो मलेरिया की डिजीज है वो ट्रीट होती है। आरबीसी जो रप्चर हो रही होती है उन रप्चर होने को क्या है वो रोक देगा, पीएच वैल्यू है उसकी इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या है जो उसके आरबीसी के जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या हो जाएंगे
मलेरिया के प्रोटोजोआ वो इनहिबिट हो जाएंगे और डिजीज अपनी क्योर हो जाती है। ये क्या था अपना यूजेस के अंदर भी होगा, मैकेनिज्म एक्शन भी होगा। अब इन्हें इसके क्या है साइड इफेक्ट देखेंगे। तो क्या है साइड इफेक्ट में आपका विजुअल डिस्टर्बेंस है या हाइपर पिगमेंटेशन है या कलर वगैरह है हेयर के, वो क्या है चेंज होने लग जाता है। तो इस तरह की कंडीशन अपने साइड इफेक्ट्स वगैरह में देखी थी। तो अपने कलरों की उन्होंने पहले कर चुके हैं और अब भाई दोबारा से एक बार मैंने आपको छोटा सा ब्रीफली बता दिया। उसके बाद आता अपना सेकंड डेप्सोन। अब डेप्सोन के बारे में जैसे आप लोगों को पता ही है कि एज ए एंटी लेप्रोटिक ड्रग के तौर पे यूज किया जाता है। तो इसका मेन जो एंटी लेप्रोटिक का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई होता है, जो क्या करता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, लेप्रोसी को खोज करने के लिए। तो अब जब हम डेप्सोन लेते हैं तो डेप्सोन है वो क्या है अपना जो एसिड फास्ट बेसिली है जो लेप्रोसी का, उसके ऊपर क्या है अटैक करता है और जिसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या है डाई एमिनो डाइफिनाइल सल्फोन के इक्विवेलेंट में होती है। इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो ये पाबा अपटेक करता है कौन, डेप्सोन। इसका यूजेस किस में आपका स्किन स्मीयर टेस्ट वगैरह, स्किन की कलरिंग वगैरह है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई होता है जिसकी वजह से क्या होता है आपके स्किन पे व्हाइट कलर के जो पैचेज हो जाते हैं या क्या है आपकी स्किन के अंदर चेंजेस होने लग जाता है कलर के अंदर, या क्या आपको पिन वगैरह से किसी भी पेज को है उस वहाँ पे क्या लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन लेप्रोसी बोलते हैं। तो इसको ट्रीट करने में काम आता है। अब इसके अपन साइड इफेक्ट की बात करें तो ये क्या साइड इफेक्ट करेगा, फोटोटॉक्सिसिटी कोज करता है, हेमोलाइटिक एनीमिया कोज करता है जो अपने आप में एक तरह की कई बार सीवियर एनीमिया की एक्टिविटी भी आ जाती है और कई बार लेप्रा रिएक्शन भी देता है। तो इस तरह से क्या है कई बार यूरिन का डिस्कलरेशन भी होता है, सेंसेशन का भी लॉस हो जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या है अपन इसके साइड इफेक्ट्स के दौरान जब डेप्सोन लेते हैं तो अपन इसका देखते हैं। तो ये आपका डेप्सोन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आता है आपका मॉर्फिन। मॉर्फिन के बारे में अपन जानते हैं कि एज ऑपोइड एनालिसिस के तौर पे यूज किया जाता है। तो मॉर्फिन क्या करता है, ये म्यू कप्पा डेल्टा एक्टिविटी के ऊपर एक्टिवेट होता है और इसके अंदर अपना जो ये स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के तौर पे इसको यूज करते हैं किसको, ऑपोइड एनालिसिस का जो मॉर्फिन है। तो मॉर्फिन क्या है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के तौर पे इसको यूज करते हैं। सर्जरी वगैरह के अंदर है या मतलब आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसके अंदर भी काफी इसको यूज किया जाता है आपके मॉर्फिन को। मॉर्फिन क्या है, ये नेचुरल आपका सब्सटेंस है और ये स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि यूज किया जाता है। तो इसके अल्टरनेटिव जो है वो जो आपका सीवियर पेन है मतलब लीवर फॉर्म है वो आपके सीवियर पेन को कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब जैसे अपन ओपियम की बात करें तो ओपियम की एक्टिविटी क्या है, जाना कि स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, सीवियर पेन होता है उसको कम करता है। उसके बाद में क्या आपका एंटीटसिव्स है उसके तौर पे भी इसका जो डेरिवेटिव है वो यूज किया जाता है, कोडिन फॉस्फेट वगैरह है, ये मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव्स को यूज किया जाता है। ठीक है, एंटी मोटिलिटी के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन मेनली इसको क्या है अपन जो आपका एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक के तौर पे कभी भी क्या है अपन इसको मॉर्फिन को यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो म्यू कप्पा और डेल्टा पर क्या है ये अपना म्यूसिस सिडेशन की एक्टिविटी कॉज करता है और बिहेवियर के अंदर चेंज हो जाता है। ये क्या है इसका मैकेनिज्म एक्शन है। उसके बाद में इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या है पेन पॉइंट पीपल हो जाता है अपना मॉर्फिन की वजह से, ओवरडोज की वजह से, कॉन्स्टिपेशन को होता है, अस्थमा के अंदर क्या है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, बिलियरी कोलिक पेन में भी इसका साइड इफेक्ट आता है। तो इस तरह से क्या है इसके अपन मॉर्फिन के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये चीज अपन पहले भी कर चुके हैं, शॉर्ट नोट पे है तो अपन इस तरह से इसको कंप्लीट क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना सोडियम वेलप्रोएट। तो सोडियम वेलप्रोएट है जैसे आपको नाम से कंफर्म हो रहा है वेलप्रोइक एसिड होगा, तो वेलप्रोइक एसिड किसमें यूज होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं आपकी एंजाइना की डिजीज में इसको यूज किया जाता है। तो ये क्या करेगा जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसको क्या करता है बढ़ा देता है, कैसे वेसल को डायलेट कर देता है कम्प्लीटली, वेसल को डायलेट हो जाएगी जिससे क्या CMP लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आपका कैल्शियम चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे और वो आराम से इजीली डायलेट हो जाएगा। ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी तो ब्लड भी है आराम से बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होने लग जाएगा। तो इस तरह से क्या अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के तौर पे क्या है इसका यूज करते हैं सोडियम वेलप्रोएट का। अब इसका यूज कहाँ आ सकता है, जैसे आप अंदर आइडिया लगाइए कार्डियक अस्थमा में, सीवियर पेन होता है किसका मायोकार्डियल इंफेक्शन का, उसमें इसोफेगस वगैरह में इसोफेगस एप्लीजिया है उसके अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट क्या आ सकता है, तो साइड इफेक्ट क्या है ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन रहती है, इसको नहीं देते हैं। कोलिक पेन वगैरह कई बार क्या है खोज हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कैल्शियम चैनल के साइड इफेक्ट आ सकते हैं। अब अगला आता है अपना जिडोविडिन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिडोविडिन किस क्लास की है। जिडोविडिन आपकी एंटीवायरल ड्रग है। तो एंटीवायरल ड्रग क्या करती है, वायरस होता है जो बोन मैरो सेपरेशन होता है उसके लिए जो भी वायरस है किसी भी तरह का उस वायरस को क्या है इनिबिशन करने का, उसको किल करने का और उसकी डेवलपमेंट को क्या है इनिबिट करने का काम करती है। तो ये किस क्लास की ड्रग है, ये अपनी आती है नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर के अंदर आती है। तो ये क्या करती है, इसके अंदर जो क्लास आती है वो जिडोविडिन, स्टेबिडिन, लेमिडिन और डिडानोसिन आती है। ये क्या करते हैं आपके जो RNA से DNA का जो फॉर्मेशन हो रहा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, तो वो क्या कर देती है उसको इनहिबिट कर देती है बैक्टीरिया के अंदर। तो इस तरह के अपन ने इसको जाना था और ये पीछे अपना क्वेश्चन आया हुआ भी एंटीवायरल के अंदर, ये अच्छे से उसके अंदर ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ये मेनली करते क्या है,
तो अपन ने मेन मैकेनिज्म में बता दिया कि आरएनए से डीएनए के अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की कंडीशन होती है उसको इनहिबिट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट है वो एड्रेनलिन है। अब क्या है एड्रेनलिन, क्या आपका एड्रेनर्जिक ड्रग के अंडर आता है और ये क्या है न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है आपका फिनाइल एलानिन से डोपा से डोपामाइन की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है। दो टाइप्स के होते हैं, माओ इनहिबिटर और कॉम्प्ट इनहिबिटर। और माओ और कॉम्प्ट इनहिबिटर किस पे एक्टिविटी करते हैं, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, आपके सिंपैथी के अंदर आते हैं। तो सिंपैथी में क्या आते हैं आपके, सिंपैथी में सब कुछ आता है, जैसे हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो ये सब पे एक्टिविटी होती है। तो इसके अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, अल्फा एगोनिस्ट और अल्फा ब्लॉकर की करते हैं। तो अल्फा एगोनिस्ट में आता है फिनाइलएफ्रिन है, ज़ैनोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन है, टेट्राजोलिन है। इसी तरह से अल्फा ब्लॉकर जो वेसल को डायलेट करते हैं। अल्फा एगोनिस्ट तो कौन थे, तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे थे। अल्फा डायलेटर कौन से हैं आपके, प्राजोसिन है, ट्राजोसिन है, डोक्साजोसिन है। ये क्या आपके अल्फा ब्लॉकर है, वेजल को डायलेट करते हैं। तो वेजल की डायलेट की एक्टिविटी आई अपन, मतलब ब्लड बीपी बढ़ गई हुई तो उसके अंदर क्या है वेसल को डायलेट करेंगे और पर्सन को क्या है रिलैक्स फील करवाते हैं। तो ये क्या होता है आपके सिंपैथेटिक, आपके बॉडी के प्रति सिंपैथी कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी एड्रेनलिन करता है। तो इसके अंदर यूज किसके अंदर कर सकते हैं अपन इसको, फोटोफोबिया में यूज कर सकते हैं, या एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी बीपी वगैरह बढ़ जाता है तो उसमें, या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो जाती है तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद वापस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ गया तो ये अपन कर चुके हैं। उसके बाद आता है आपका एसी इनहिबिटर में आता है आपके कैप्टोप्रिल, इनैलोप्रिल, लिंसोप्रिल। सबसे पहले आपको एसी इनहिबिटर के बारे में पता होना चाहिए। ये एज ए बीटा ब्लॉकर के तौर पर यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर कहाँ यूज करते हैं, एंटी हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। तो अपन इसके नाम वगैरह क्लासिफिकेशन अच्छे से, बीटा ब्लॉकर है वो लिखेंगे, कैप्टोप्रिल है, इनैलोप्रिल है, लिंसोप्रिल है। ये ड्रग लिख करके क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स है उनको क्या करते हैं डायलेट करते हैं, सीवीएस पे एक्टिविटी करते हैं, सीएमपी के लेवल को इंक्रीज करेंगे। सीएमपी का लेवल इंक्रीज होगा तो आपके कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम आयन चैनल ओपन होंगे तो ब्लड है वो अपने आप ऑटोमेटिकली डायलेट हो जाएगी और आपकी बीपी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से क्या अपन एसी इनहिबिटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, मैकेनिज्म करते हुए कंप्लीटली इसका लिख देंगे। उसके बाद में आता है अपना मेट्रियोनिडाजोल। अब देखो नाम से कंफर्म हो रहा है मेट्रियोनिडाजोल। ये क्या है आपकी एज ए एंटी हेमोरेजिक ड्रग के तौर पे यूज किया जाता है। अब एंटी हेमोरेजिक ड्रग कैसे, मतलब जब आपके कोई स्टमक में क्या है एंटावी वगैरह स्टिलोटिका टाइप का कोई प्रोटोजो है, या कोई डाइट वगैरह की वजह से या ड्रिंक वगैरह की वजह से क्या कंटामिनेशन हो जाता है स्टमक में, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं अपन मेट्रियोनिडाजोल की टैबलेट ली जाती है। तो ये क्या करती है आपकी इंटेस्टाइन पे एक्टिविटी करती है और इंटेस्टाइन के अंदर क्या करती है जो आपका हेपेटिक हेमोसिस हुआ होता है उसको क्या करती है क्लियर कर देती है, उसको इनहिबिट कर देती है। तो उसके अंदर क्या है अपन मेट्रोनिडाजोल है, टिनिडाजोल है, एल्बेंडाजोल है, निडाजोल है, इस तरह की एक्टिविटी लेते हैं। ये क्या है आपके नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव्स हैं। ये क्या करते हैं आपका जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का, जो इम्यूसिस के दौरान जो बैक्टीरिया कोज हो गया उसके डीएनए के साथ क्या करता है इंटरफेयरिंग करता है और उसको इनहिबिट कर देता है। अब अगर आप इसके यूज की बात लिखो तो यूज आपको पता चल रहा है कि एमोबिसिस में ले रहे हैं तो एमोबिसिस एंटी एल्मेंथिक्स वगैरह की डिजीज को ट्रीट करने में इसको अपन यूज करते हैं, या जियार्डियोसिस लैम्बलिया वगैरह, या जिंजीवाइटिस है, या ट्रिकोमोना वेजिनेटिस है, तो इसके अंदर क्या अपन इसको अच्छे से और इजीली यूज करते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो कई बार क्या है मेट्रोनिडाजोल वगैरह ये क्या है मेटालिक टेस्ट देती है, या अगर इसको क्या है अपन एल्कोहल साथ ले तो एल्कोहल के साथ क्या है इंटॉलरेंस रहती है, एल्कोहल के साथ इनको नहीं लिया जाता ये क्योंकि ये डाइसल्फिराम लाइक एक्टिविटी कोज करती है। और ये क्या करती है अपने जो यूरिन होता कलर है उसका भी डिस्कलरेशन कई बार कर देती है, और कार्सिनोजेनिसिटी और म्यूटाजेनिक एक्टिविटी भी इसके अंदर साइड इफेक्ट के अंदर अपन इसको इनरोल करते हैं। तो ये क्या आपका मेट्रोनिडाजोल कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आता है मेथोट्रेक्सेट। अब जैसे मेथोट्रेक्सेट नाम से कंफर्म हो रहा है, पहले अपन इसको कर भी चुके हैं कि एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो मेथोट्रेक्सेट क्या करती है आपका जो फोलेट एंटागोनिस्ट के तौर पे इसको काम करती है। जो आपका DHFR होता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज, उस पर इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन रहता है, और बैक्टीरिया की जो सेल डिवीजन हो रहा होता है फास्ट उसको क्या कर देती है इनहिबिट कर देती है। जो बैक्टीरिया आप इसके यूज की जैसे आपको पता चल गया कि सेल डिवीजन को क्या करती है इनहिबिट करती है और एंटी न्यूप्लास्टिक के तौर पे इसको यूज करता है। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ये साइड इफेक्ट क्या करेगी, हेयर ऑफ लॉस क्या करेगी, एलोपेजिया कॉज करेगी, बालों का झड़ना हो जाएगा शुरू, इसमें ड्राइनेस स्किन का ड्राइनेस हो जाएगा, स्पर्म की है वो काउंटिंग कम कर देगा, ओम की काउंटिंग कम कर देगा, RBC WC प्लेटलेट्स है उनके वो क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा। तो ये चीज़ अपन ने क्या है पहले कर चुके हैं एंटी न्यूप्लास्टिक में। अब अपना अगला आता है प्रोप्रानोलोल। तो प्रोप्रानोलोल क्या है, ये भी एज ए बीटा ब्लॉकर के तौर पे यूज किया जाता है। तो बीटा ब्लॉकर क्या काम करते हैं अभी अपन ने जाना, एसी इनहिबिटर के अंदर क्या करते हैं ब्लड का है वो बीपी है वो अपना कम करते हैं। कैसे करते हैं, वेसल को है वो डायलेट कर देंगे, और वेसल डायलेट हो जाएगी तो अपना क्या है बीपी कम हो जाएगा। तो ये एज ए बीटा ब्लॉकर के तौर पे यूज किया जाता है। तो इस तरह से क्या आपका 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आता है अपना एंटी कैंसर ड्रग। तो एंटी कैंसर ड्रग में अपन पहले कंप्लीट इसका क्वेश्चन क्लियरली कर चुके हैं, अब इसको दोबारा बार बार करने की जरूरत नहीं है।
उसको आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एंटी डिफाइन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्लासीफाई एंड देन गिवन मैकेनिज्म एक्शन यूजेस एडवर्स इफेक्ट। अब जो आपका NSAID जो हुआ था वो कंप्लीट क्या है आपका एंटी हिस्टामिनिक। अब देखो एंटी हिस्टामिनिक क्या है, जैसे ही कोई एलर्जी वगैरह है, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी हो जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी हो जाती है, तो वहाँ क्या है हिस्टामिन का सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाए। आप कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे देंगे तो क्या है आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस हो रहा था तो हिस्टामिन का सिक्रीशन होना वहाँ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस तरह से क्या अपन इसको एज ए एंटी हिस्टामिनिक के तौर पे यूज करते हैं। तो NSAIDs की जितनी भी ड्रग्स के बारे में अपन ने इसके अंदर जाना था वो सारी की सारी एक्टिविटीज अपन इसके अंदर डाल देंगे और उस एनालिसिस एक्टिविटी वगैरह के बारे में इसके अंदर अपन यहाँ पे लिख देते हैं। और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी भी लिख देते हैं, कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस इनहिबिट होता है वो सारी की सारी प्रोसेस इसके अंदर आ जाएगी और कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो इसके अंदर अपन लिखते हैं। जैसे हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ एंटी हिस्टामिन के अंदर, जैसे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन 2 टाइप्स के अंदर इसको डिराइव किया जाता है। जैसे इसको फर्स्ट जनरेशन में डाइफेनेड्रामाइन है, पायरोलिमाइन है, फिनेरमाइन है, डॉक्सीजन आपका साइक्लिजिन है, मैक्लिजिन है, बुक्लिजिन है, तो ये सारे के सारे इसके फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में देखें तो सेट्रिजन है, लिवोसिट्रिजन है, लोराटाडिन है, ट्रफेनाडिन है, एक्सोफेनाडिन है, ये सारे के सारे आपके एंटी हिस्टामिनिक सेकंड जनरेशन में आते हैं। वैसे एंटी हिस्टामिनिक को 3 कैटेगरी का डिवाइड किया गया है, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर होते हैं वो किस पे काम करते हैं, अपना जो एलर्जिक एक्टिविटी होती है, ईचिंग होता है, स्वेलिंग होती है, उस पर एक्शन करते हैं। जो H2 होते हैं वो स्टमक के अंदर जो एसिड का सिक्रीशन बड़ा होता है उसको क्या करते हैं, उस पर एक्टिविटी करते हैं। H3 क्या करते हैं, हिस्टामिन के लेवल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये ट्रिपल इफेक्ट होता है, इसको क्या करते हैं एंटी हिस्टामिन एक्टिविटी है वो कंट्रोल करती है। उसके बाद में अपन इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस किस में करेंगे, एंटी हिस्टामिन के नाम से कंफर्म हो रहा है, अपन क्या है सीजनेबल एलर्जी वगैरह है तो उसके अंदर यूज करेंगे। रनिंग नोज वगैरह की एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर अपन यूज करेंगे। राइनाइटिस वगैरह की एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह है उसके अंदर करेंगे। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वगैरह की एक्टिविटी होती है प्रेगनेंसी के दौरान उसमें क्या अपन डॉक्सीलेमाइन विद पैराडॉक्सिन इसको दिया जाता है वुमेन्स को। मोशन सिकनेस में यूज करते हैं, वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस होता है उसके अंदर। एंटीवर्टाइगो में लिया जाता है, सिनार्जिन को एलर्जी की एक्टिविटी में लिया जाता है। अस्थमा की कंडीशन कोज होती है पेशेंट्स में उसमें लिया जाता है। सी सिकनेस में लिया जाता है। तो इस तरह से क्या अपन एंटी हिस्टामिनिक को इजीली और अच्छे से जान सकते हैं। उसके बाद में इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें, साइड इफेक्ट्स में क्या आएगा, मतलब इसको अपन क्या एसिडेशन कोज करता है, साइकोमोटर एक्टिविटी परफॉर्मेंस वाले पर्सन को नहीं देनी चाहिए इसको। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये एज ए एंटीकोलर्जिक एक्टिविटी शो करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन भी रहती है इसकी कुछ एक। ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, ड्राइविंग पर्सन को अपन क्या है नहीं दे सकेंगे क्योंकि सेडेशन कोज करेगा। मशीनरी ऑपरेशन पर्सन जो है उनको भी अपन इसको नहीं देंगे। यह क्या ग्लैंड का जो सिक्रीशन हो रहा है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इस तरह के कुछ एक साइड इफेक्ट्स के बारे में अपन इसके अंदर राइट नोट कर देते हैं और ये अपना एंटी हिस्टामिनिक का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले भी आप इसको देख सकते हैं जिससे आपको क्वेश्चन को करने में हेल्प रहेगा। उसके बाद अपना आता है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। इपिलेप्सी के दौरान अपन ने बात करी थी तो सारी की सारी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग आई थी। टॉनिक क्लोनिक सीजर था, पैरासिटामोल था, ग्रांडमल था, क्या था उसके अंदर जो अनवांटेड न्यूरॉन्स जो अपने अटैक कर रहे थे उन न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, इनिबिशन कर देते हैं। कैसे करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी थी। गाबा की एक्टिविटी थी, सोडियम चैनल का ब्लॉकिंग कर देते हैं जिससे क्या वो इंटरफेरेंस नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या उसको न्यूरॉन की कंडक्शन नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह की एक्टिविटी करके अपन एंटी एपिलेप्टिक के टोटल कंप्लीट ड्रग का क्लासिफिकेशन ऊपर किया हुआ आप वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर क्या है, पीपीआई। ये क्या करते हैं आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करेंगे, जो आपके हाइड्रोजन आयन है उसको क्या कर देंगे, इनहिबिशन कर देंगे, जिससे क्या है उस पर एक्टिविटी नहीं आएगी और एसिडिटी अपने कोज नहीं होगी। हाइड्रोक्सिन आयन कम हो जाएंगे तो जिससे क्या है एचसीएल का सिक्रीशन होना स्टमक में कम हो जाता है। तो इसके लिए ड्रग कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे आपके पेंटाप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, लेंसाप्राजोल है, रेविप्राजोल है, ये सब क्या है प्रोटीन पंप इनहिबिटर है, पीपीआई जी के ड्रग पे काम करते हैं। लेकिन जब अपन इनको लेते हैं तो इसी की वजह से अब क्या है अपन इसके यूज के बारे में जान गए हैं कि ये हेपेटिकल्चर में काम आता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में देखें तो इस तरह से लेंगे तो अपन क्या होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसको अपन इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिविटी डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या अपन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में लिख देंगे और ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आता है अपना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अपने क्यों ले रहे हैं, एंटी फर्टिलिटी की एक्टिविटी के लिए खोज करने के लिए रहे हैं। तो एंटी फर्टिलिटी एक्टिविटी खोज हो जाएगी जिससे क्या है फर्टिलाइजेशन ओवम का या जो आपके स्पर्म के उनकी काउंटिंग को डिक्रीज कर लिया जाता है। और मेलोफेक्सन वगैरह है या इस तरह से आपकी क्या है टैबलेट्स ली जाती है जो क्या करती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे ली जाती है और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें कोज नहीं होती है। मेनली क्या रहता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर इसके अंदर का 2 टाइप के हार्मोन का कॉम्बिनेशन रहता है। एक एस्ट्रोजन होता है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन होता है, जो क्या करते हैं वुमेन बॉडीज के अंदर क्या है नेचुरली पाए जाते हैं। इनको क्या किया जाता है कि इनको एक्टिवेट किया जाता है और ये क्या करेंगे कि जैसे ही ये कॉम्बिनेशन में आएंगे, कॉम्बिनेशन में आने के बाद क्या है
ये एज ए मिनी पिल के तौर पे दिया जाता है। और ये जो प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्टिविटी हो रही थी या जो ओवम का प्रोडक्शन हो रहा था उसको इनिबिट कर देते हैं। तो ये क्या है, मिनी पिल के तौर पे, और प्रेगनेंसी को क्या है इनिबिशन करने में, या प्रेगनेंसी के फर्टिलिटी को एक्टिविटी को क्या है इनिबिट करने में अपन इसको काम में लेते हैं। तो ये आपका क्या है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आता है आपका एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट में क्या है, आपको नाम से कंफर्म हो रहा है, ब्रोंकोडायलेटर में अपन कर चुके हैं। एक्सपेल आउट करेंगे किसको, कफ को, किससे, अपनी जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उस म्यूकस मेम्ब्रेन से कफ को क्या एक्सपेल आउट करेंगे। तो वो डेक्सट्रोमेथोर्फिन टाइप्स है जो आपके ओपोइड एनालिसिस से क्या अपन अंदर पढ़ रहे थे, जो म्यूक अपर डेल्टा एक्टिविटी करते हैं, जो प्रोटीन फॉस्फेट था, वो क्या करेगा, जो आपका कफ है उसको म्यूकस से क्या एक्सपेल आउट करते कि एक्टिविटी को क्या है रिएक्टिविटी करता है वहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। तो इस तरह से इसको अपन क्या है कंप्लीट क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन आता है ड्रग इंड्यूसर और इनिबिटर। अब देखो नाम से क्लियर है, ड्रग इंड्यूसर और ड्रग इनिबिटर। तो ऐसे सब्सटेंस जो ड्रग क्या करेंगे, ऐसे ड्रग जो उसको क्या करेंगे इनिशिएट करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, वो तो क्या कहलाते हैं आपके इंड्यूसर कहलाते हैं। और ड्रग क्या है जो इनिबिट करे एक्टिविटी को, वो क्या आपके इनिबिटर कहलाते हैं। इस तरह से ड्रग इंड्यूसर और इनिबिटर का अपन देखते हैं। और मेनली इंड्यूसर में क्या रहता है कि जो आपकी एक्टिविटी है, जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है तो आपका साइटोक्रोम P450 रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें क्या रहेगा कि ये एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आपको ड्रग या पॉल्यूट्स ले रहे हो, उस ड्रग या पॉल्यूट्स की वजह से क्या होगा कि वो स्पीड अप है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कौन सी ड्रग हो सकती है ऐसी, जैसे आपकी फिनोबार्बिटोन है, रिफाम्पिसिन है, एल्कोहल है, स्मोकिंग हो रही है आपकी, या फिनेंटोइन टाइप्स ड्रग है। तो ये क्या करती है आपकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, इंड्यूस कर देती है, और लगभग 1 से 2 वीक तक क्या है इसका इंडक्शन करती रहती है। तो ये आपका क्या हुआ, इंडक्शन हुआ, ठीक है, एंजाइम इंडक्चर हुआ या इंडक्शन हुआ। उसके बाद में जो ड्रग इंड्यूसर भी बोल सकते हो। इसके बाद इनिबिशन है, तो जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, तो क्या करेगा जो इसको इनिबिशन करे, तो इस तरह की टाइप की ड्रग्स है वो सारी की सारी इसके अंदर आई जाएगी, और वो क्या करेगी आपकी स्पीड है उसको तो इनिबिट करेगी, उसके साथ उसके मेटाबॉलिज्म वगैरह उसकी एक्टिविटी को भी क्या है इनिबिट कर देगी, वो क्या आ जाएंगे आपके एंजाइम इनिबिटर हो जाएंगे। उसके बाद में एपिलेप्सी भी अपने कर लिया है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर कहाँ काम में आते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर अपन ने देखा था कि जो लोकल एनास्थेटिक था, तो लोकल एनास्थेटिक में अपन क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर साइड पे क्या कर रहे थे अपन उसका कोई सर्जरी कर रहे थे, माइनर सर्जरी कर रहे थे। उस माइनर सर्जरी के अंदर क्या हुआ था कि वो आपके जो सोडियम चैनल थे, वो सोडियम चैनल वहाँ पे क्या हो रहे थे, ब्लॉक हो रहे थे, और अपने जो एक्टिविटी जो माइनर सर्जरी करनी थी, ब्लड वेसल्स है वो थिन थी, थिन की वजह से क्या अपन इसको एक्टिविटी करके अपन जो माइनर सर्जरी करनी होती है वो कर देते थे। तो ये क्या आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर कंप्लीट हो। उसके बाद में आता है आपका ड्रग रिसेप्टर। तो ड्रग रिसेप्टर में क्या है, ये 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एगोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है, इनवर्स एंटागोनिस्ट होता है, और पार्शियल एगोनिस्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, अपनी अलग अलग क्या करते हैं रिसेप्टर की एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। जब अपने ड्रग की बाइंडिंग साइट को कैसे वो उसके साथ बाइंड होगा, कैसे वो सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगा, तो ये एक्टिविटी सारी की सारी क्या है उसके अंदर अपन देखते हैं। तो फिजिक जैसे एगोनिस्ट है, तो एगोनिस्ट में क्या रहता है कि वो पहले से उसके साथ उस रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, उस रिस्पॉन्स को इक्विलिब्रियम करता है। उसके बाद एंटागोनिस्ट है तो वो विपरीत डायरेक्शन में करता है। इनवर्स होता है तो वो क्या रहता है तो उसका जस्ट अपोजिट करता है। एगोनिस्ट मतलब सिमिलर, जो उसका सेम एक्शन जो देना है वो एगोनिस्ट होगा। एंटागोनिस्ट जो उसका जस्ट अपोजिट, उसका एक्शन तो वैसा का वैसा ही दे, लेकिन क्या है अपना एक्शन दे। इनवर्स में क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होगा, एक्शन दे तो देगा ड्रग, लेकिन उसके अंदर क्या है लेस एक्शन देगा, पार्शियल देगा। इस तरह से क्या अपन इसके रिसेप्टर के बारे में जानते हैं। उसके बाद अपना 9th लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, क्लासिफाई विद एग्जांपल, फिजियोलॉजिकल एक्शन, थेरापेटिक यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एंटी टीबी किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए। अब ट्यूबरकुलोसिस के रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा, अपना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये किस टाइप के हैं, ये बैक्टीरियल नेचर के हैं। अब देखो इसके अंदर 2 टाइप की कैटेगरी इसके अंदर बढ़ी हुई है, ठीक है। कैसे कौन सी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। और इनका जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड फास्ट लाइक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब क्या रहता है कि अंदर याद करने के लिए सबसे बड़ी चीज ट्रिक है आपकी, इसको एक ट्रिक से बनाइए। जैसे PERIS, ये क्या है 5 क्लास आती है फर्स्ट ड्रग के अंदर, पायरिजीनामाइड, इथानब्यूटोल,
रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपके इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो इसका मैकेनिज्म एक्शन लिखा पड़ा है। क्या करता है, जैसे आप पायराजिनामाइड की देखो तो ये क्या करेगा, पीएच को लोअर करेगा। यूज किस में करते हैं, यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इंक्रीज करने में, मतलब गाउट के अंदर इसको यूज करते हैं। दूसरा बात करें तो आपका इथाम्बुटोल है। इथाम्बुटोल क्या करता है, माइक्रोबैक्टीरियम की जो सेल वॉल होती है उसको इनिबिट करता है। इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या आएगा, कलरलेस ब्लाइंडनेस, उसके अंदर मतलब रेड कलर ऑब्जर्व होगा। उसके बाद में अपन इथाम्बुटोल है, इथाम्बुटोल का अपना साइड इफेक्ट क्या आएगा, ऑरेंज कलर का डिस्कलरेशन देता है। उसके बाद में रिफाम्पिसिन है, ये भी क्या है, ऑरेंज कलर की डिस्कलरेशन देती है और हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है और न्यूरोपैथी भी कॉज करती है। लेकिन इसका रिफाम्पिसिन का जो मेन मैकेनिज्म रहता है वो क्या रहता है, डीएनए और आरएनए रहते हैं उसके अंदर पॉलीमरेज के अंदर की एक्टिविटी के अंदर इंटरफेयर करता है। उसके बाद का आपका आइसोनियाजिड आता है, तो आइसोनियाजिड में क्या रहता है, मिकोलिक एसिड का जो सिंथेसिस हो रहा है उस सिंथेसिस को कर देता है, ये इनिबिट कर देता है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके अंदर यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेगनेंसी के और के अंदर आप उसको नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो टीबी पेशेंट्स है उसको नहीं दे देते हैं। क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। साइड इफेक्ट के इसके क्या रहेंगे, ऑटोटॉक्सिसिटी है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। तो इस तरह से क्या अपन इसके फर्स्ट जनरेशन के बारे में जाना। अब सेकंड जनरेशन की बात करें, इसके अंदर क्या है आपका इथेनोमाइड है। इथेनोमाइड क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइकोलिक एसिड है उसके सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है। उसके बाद पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड पास है, वो क्या करता है, पाबा का अपटेक इनहिबिशन करता है। ये इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन रहता है। पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड का आपकी इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, क्रिस्टल यूरिया का फॉर्मेशन है जिसके अंदर सोडियम और वाटर के क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके अंदर क्या है, ये किडनी के अंदर जमा हो जाता है सोडियम क्रिस्टल का, सोडियम और पोटेशियम का। उसके बाद आता है आपका साइक्लोसाइरिन। साइक्लोसाइरिन क्या है, ये डी एलानिन डेरिवेटिव सिंगल अमीनो एसिड का। ये क्या करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको ही इनिबिट कर देता है। साइड इफेक्ट क्या आता है इसका, न्यूरोपैथी के अंदर इसका साइड इफेक्ट आता है। अब अपन इसके अंदर बात करें तो इसको क्या है, ड्रग को क्या है, मल्टी डोजरी के साथ दिया जाता है, मतलब एक ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में मिला करके और फिर दिया जाता है, ताकि क्या है, एक ड्रग से अगर रेजिस्टेंस हो जाए तो दूसरा अपना एक्टिविटी शो कर दे। तो इस तरह से क्या इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। जैसे आइसोनियाजिड है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं लेने चाहिए। क्या करते हैं, जीआईटी का एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से क्या है, कुछ एक एक्टिविटी है वो अपन देखते हैं, किसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे, आइसोनियाजिड के। तो ये है कॉम्बिनेशन में कभी लेना नहीं चाहिए। इस तरह से क्या आई है, वो आई किस पे साइड इफेक्ट करती है, इथाम्बुटोल है वो आई पे साइड इफेक्ट करती है। तो ड्रग के मेनली ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, इसकी एमडीआर टीबी होती है, मल्टी ड्रग रेजिडेंशियल टीबी ली जाती है, जिसके अंदर क्या है 3-4 ड्रग का कॉम्बिनेशन दे करके और अपन क्या है टीबी की डिजीज को ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा, मैकेनिज्म एक्शन भी देखे आपने ड्रग के, उसके साइड इफेक्ट्स भी देखे, उसका मेन क्या क्या क्लासिफिकेशन रहता है वो क्लासिफिकेशन भी देखा। ठीक है, आई पे है या इसकी कॉम्बिनेशन पे है, मतलब ड्रग का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो आई पे क्या है, लीवर पे क्या है, इसका क्या क्या इफेक्ट रह रहा है, क्या यूरिन के अंदर उसका डिस्कलरेशन वगैरह आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपन ने इस पार्ट्स के दौरान करी। तो ये पार्ट्स आपका कंप्लीट हुआ पूरे 15 क्वेश्चंस का, और आराम से ध्यान से और अच्छे से इसको कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन से बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आपको अपना क्लासिफिकेशन ध्यान में है तो आप अपना क्लासिफिकेशन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं ध्यान में है तो ये आपको इजी वे से मैंने क्लासिफिकेशन के साथ करवाया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।